बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भी लगातार परेशान है पेंशन के लिए, क्योंकि उनको भी असॉर्ड पेंशन नहीं है, उनको भी एनपीएस के अंदर या किसी और व्यवस्था के अंदर ढकेल दिया गया है। उनके भी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, वो भी अपनी पूरी जिंदगी सेवा करेंगे, लेकिन लास्ट में उनको भी 2000, 3000, 4000 की पेंशन मिलेगी। तो वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ देख रहे हैं कि हमें क्यों ना ओल्ड पेंशन स्कीम हो, जिसमें जो लास्ट के 12 महीनों की सैलरी का कम से कम 50% अश्योर्ड होता था, उसके साथ डीए होता था। तो इसका मतलब ये था कि उनको एक अच्छा जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी ना जिए तो कम से कम जिंदा रहने के लिए एक पेंशन सहारा होती थी, जो छीन लिया गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से छीन लिया गया, हमारे सरकारी कर्मचारियों से छीन लिया गया, और हमारे प्राइवेट सेक्टर से ये सहारा छीन लिया गया, जो पेंशन उनके बुढ़ापे की लाठी है। इसको कानून बना के छीना गया। 2004 के अंदर एनपीएस लागू होती है, और एनपीएस की वजह से ओपीएस को डाइल्यूट कर दिया गया एक तरीके से, लेकिन ओपीएस ही सच्ची पेंशन थी, जिसको खत्म किया गया। इस देश के अंदर जब हम कहते हैं कि एक देश एक कानून, एक विधान एक संविधान, हम नारा लेते हैं, एक देश एक झंडे का जब हम नारा देते हैं, तो एक देश एक पेंशन का नारा क्यों नहीं? किसी को कुछ पेंशन मिलती है, नेताओं को मिलती है ओपीएस, अभी जितने एमपी हैं इनको ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस दी जा रही है, प्राइवेट कर्मचारियों को ईपीएस 95 दी जा रही है, और आपके सेना को, हमारे को ओआरओपी और अन्य स्कीमों में पेंशन दी जा रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये विसंगतियां क्यों हैं, और ये विसंगतियां क्या आपस में लड़ाने के लिए है कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, क्योंकि एक देश एक कानून है तो एक देश एक पेंशन भी होनी चाहिए। आज के वीडियो का मंतव्य भी यही है कि एक देश एक पेंशन होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, हम बात करेंगे कि इतना सारा हमने किया, रिटायरमेंट की उम्र क्या हो। बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई रिटायरमेंट की उम्र क्या हो। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि सरकार कहती है कि पेंशन का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ तो पेंशन में ही चला जाता है, सरकार कह रही है। तो भैया, आपकी गलतियों की वजह से पेंशन में इतना पैसा जा रहा है। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी गलतियों को सुधारें और पेंशन भी पूरी सबको मिले। वो तरीका क्या है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए, देश चला सकते हैं, लेकिन कोई कर्मचारी 60 साल का होके अपना काम नहीं कर सकता। ये क्या नियम है? 75 साल का नेता होकर पूरे देश को संभाल सकता है, और 60 साल का व्यक्ति उसके बाद उसको नालायक करके उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसको कह दिया जाता है कि आप अब 60 नालायक का मतलब मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि आप काबिल नहीं हो, आप नौकरी करने के काबिल नहीं हो। वो कितना फिट है ये इसकी कोई जांच नहीं की जाती, उसका शरीर कितना सशक्त है, क्या वो उसका अनुभव कितना अच्छा है, इसकी कोई जांच नहीं की जाती, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता। क्यों? क्या 60 साल पे एक दुकानदार अपनी दुकान पे बैठना बंद कर देता है? क्या 60 साल पे एक व्यापारी अपना व्यापार बंद कर देता है? क्या 60 साल पे अपना काम करने वाला कोई आदमी बंद कर देता है? कोई नहीं करता। सिर्फ इन कर्मचारियों को नकारा कर दिया जाता है, इनको पंगु कर दिया जाता है और पेंशन के सहारे छोड़ दिया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्या कारण है? कौन सा नियम है जो एक दिन पहले 60 साल से एक दिन कम होगा तो उसको पूरा तरह से नौकरी मिल रही है और एक दिन बाद ही वो एकदम खराब हो जाता है? ऐसा क्या होता है 60 साल के अंदर? इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग काम करने के काबिल हैं तब तक उनसे काम कराया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या हमारे डॉक्टर 60 साल के बाद बेकार हो जाते हैं? अरे उनका तो अनुभव बढ़ जाता है, उनका तो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, उनकी तो स्किल बढ़ जाती है। क्या हमारा इंजीनियर 60 साल के बाद बेकार हो जाता है? नहीं, उसका तो इंजीनियर, उसका तो दिमाग, और मुझे लगता है अगर उसका सेहत सही है तो उसका दिमाग और मजबूत हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देश में अजीत डोभाल का नाम तो सबने सुना होगा, हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल। उनका कार्यकाल 60 साल के तो पूरे हो गए, लेकिन उनको बार बार आगे इस्तेमाल में लिया जा रहा है क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें देश चलाना आता है, वो देश के लिए असेट्स हैं। तो बुढ़ा आदमी देश के लिए बोझ नहीं होता, देश के लिए असेट्स होता है। जब अजीत डोभाल को रखा जा सकता है, जब पीके मिश्रा को रखा जा सकता है एक्सटेंशन दे देकर, तो और जब जो लोग पार्टियों में होते हैं जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है,
उन्हें कहीं का सचिव बना दिया जाता है, बड़े बड़े पदों पर भेज दिया जाता है, जज होते हैं उन्हें कमेटियों में बिठा दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो ये सब लोग इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये लोग काम के काबिल हैं, ये नकारा नहीं है, ये बेकार नहीं है, तो फिर इनको नौकरी से क्यों निकाला गया, या नौकरी 60 साल की एज तक क्यों कर दी गई। इसका मतलब है आप कि आप अगर नौकरी से निकालेंगे तो उसको पेंशन देनी पड़ेगी। अगर यही एज 70 साल होती, यही एज 75 साल होती, तो आपको पेंशन कब देनी पड़ती, 75 साल के बाद। तो पेंशन का खर्चा अपने आप ही कम हो जाता। कहने का मतलब ये है कि आप 60 साल में निकाल कर अपने लिए एक खर्चा बढ़ा रहे हो, क्योंकि आदमी सही है, आदमी काबिल है, आदमी काम करने योग्य है, लेकिन आप उसको जल्दी निकाल कर, उसको जल्दी रिटायर कर कर अपना नुकसान कर रहे हो। अब हम बात करते हैं दूसरी सेना के अंदर एक जवान को, आप, मैं फौज की बात कर रहा हूं, मैं पैरामिलिट्री की बात नहीं कर रहा, 35 साल पर निकाल देते हैं। क्या होता है, अगर उसकी कुछ थोड़ा उसकी कहते हैं उसको प्रमोशन मिल गया था, थोड़ा और आगे काम कर लेगा, लेकिन लगभग 40 साल तक ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सकता है, उसके बाद आप उसको पेंशन देते हैं, यानी आप उसको भी निकाल के फेंक देते हैं। आप 35 साल 40 साल तक उससे काम कराते हैं, उसको सैलरी देते हैं, और उसके बाद उसको अगर 100 साल जीता है तो 65 साल तक उसको पेंशन देते हैं। क्यों भाई, क्यों? मैं उसकी पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर फौज से निकालिए तो उसे पैरामिलिट्री में जगह दे दीजिए, तुरंत ही दिल्ली उसको पुलिस में जगह दे दीजिए, उसकी नौकरी को खतरे में मत डालिए, उसको 60 साल तक काम कराइए, उसको पेंशन मत दीजिए, क्योंकि उसको आप पेंशन दे रहे हैं, काम तो कुछ ले नहीं रहे, और 35 साल के बाद एक जवान को आप पेंशन दे रहे हैं, इससे अच्छा था उसको तनख्वाह देते तो जवान भी खुश रहता। और तनख्वाह कैसे, सरकारी, सीआरपीएफ में लीजिए उसको, आरएएफ में लीजिए उसको, पैरामिलिट्री फोर्सेज में लीजिए उसको, सीआईएसएफ में लीजिए उसको, दिल्ली पुलिस में लीजिए उसको, श्योर शॉर्ट गारंटी होनी चाहिए उसकी नौकरी की। आर्मी से निकला, और जो आर्मी से निकला है उसको इतनी नॉलेज होगी, उसको इतना उसको, उससे लोकल गुंडा उसके सामने खड़ा हो जाएगा। वो जो आर्मी की ट्रेनिंग करके आया है, वो देश में क्या, वो पुलिस में क्या, पैरामिलिट्री में काम करने के काबिल नहीं है, वो है काम करने के काबिल। लेकिन आप क्या करोगे, 35 साल में 40 साल में उसको छोड़ दोगे और पेंशन दे दोगे उसको। तो पेंशन इसलिए बढ़ती है बोझ हमारे ऊपर, हम उससे लगातार काम कराते रहे, उसको एडजस्ट करते रहे, 60 साल तक काम कराएं, और 60 साल के बाद भी हम काम करा सकते हैं उसको। ऐसी जगहों पर मिलिट्री के लोग भी जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं 60 साल के, उनको इतना अनुभव होता है, वो पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं, वो ट्रेनिंग में जा सकते हैं, वो बहुत सारी चीजों में जा सकते हैं। तो कहीं भी बंद नहीं हो सकता ये रास्ता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप लगातार पेंशन की व्यवस्था बनाकर आप खुद ही ऐसे लोगों को पेंशन दे रहे हैं जिनको पेंशन की जरूरत नहीं है, जिनको नौकरी की जरूरत है, उनको आप पेंशन दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं पेंशन का बोझ है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे सेना का जवान अगर सेना से निकलता है तो सीधा सीधा उसका 100% प्लेसमेंट होना चाहिए, राज्य सरकारों का कुछ हिस्सा होना चाहिए, कुछ केंद्र सरकार का हिस्सा होना चाहिए, उसमें उसको नौकरी मिल जाए, तो 60 साल तक उसको भी पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, ये पेंशन का सारा खर्चा बचेगा और आदमी आपको मिलेगा तनख्वाह वाला। तो हम ये बात कर रहे थे, तो पेंशन आपदा नहीं रहेगी, पेंशन एक जिम्मेदारी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नई नौकरी की। तो भाई कह रहे हैं कि नई नौकरी, नई सृजन होगा, इससे नई नौकरी का सृजन होता रहेगा, लेकिन नई नौकरी का सृजन करने के लिए आपको नए तरीके खोजने पड़ेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है कि पुराने को निकाल दो और एक को रख लो, इसको धक्का, इसके पेट से रोटी छीनकर दूसरे को रोटी देना नई नौकरी देना नहीं है। नई नौकरी देने का मतलब है नए तरीके बनाओ नौकरी देने के लिए। किसी को निकाल कर किसी को रख लेना ये देना नहीं है, इसकी टोपी उसके सर कर देना है। 60 साल के अंदर एक आदमी को निकाल दो और फिर नए आदमी को भर्ती कर लो, तो ये कोई नौकरी देना नहीं हुआ, नए लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। मैं बात करूंगा अग्निवीर की। अग्निवीर क्या था? अग्निवीर इसीलिए बनाया गया कि भैया ये पेंशन देना नहीं चाहते थे। एक जवान को 35 साल के बाद जो पेंशन का जो बर्डन आएगा, जो और सारे खर्चे आएंगे, क्योंकि 100 साल तक हम तो चाहते हैं हमारे जवान जो है, जो फिटनेस रखते हैं, वो 100 साल तक जिए। तो 100 साल तक सरकार पेंशन देगी क्या उनको? अरे भाई उनसे काम कराओ, उनको सैलरी दो। जब तक सरकार पेंशन से ज्यादा सैलरी पर फोकस नहीं करेगी तब तक पेंशन के खर्चे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को पेंशन दे रही है जिनको पेंशन देनी नहीं चाहिए। कोई लाडला भैया आ जाता है, कोई लाडली बहन आ जाती है, कोई सरकार कोई स्कीम ले आती है, पैसा ऐसे बांट रहे हैं, जिन्होंने मांगा नहीं है उनको कोई महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। अरे भाई जरूरतमंद के लिए पेंशन होती है,
उस व्यक्ति के लिए पेंशन होती है जो असमर्थ है काम करने के लिए, जो काम करने में समर्थ है, उसको किस लिए पेंशन दे रहे हैं? अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की व्यवस्थाओं का सत्यानाश कर रहे हैं लोग। अच्छा, मैं बात करूंगा कि कांग्रेस तो लाई थी EPS 95, तो पहले तो पेंशन था एक बर्डन, सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी थी, तो सरकार ने उस जिम्मेदारी को कैसे बदला और EPS 95 लाई। EPS 95 में कंट्रीब्यूशन ले लिया एम्प्लॉयर से, पैसा ले लिया एम्प्लॉयर से, थोड़ा सा हिस्सा खुद का डाला और उस फंड पे बैठ गई। 25 लाख करोड़ का लगभग EPFO के पास फंड है, उस पर सरकार बैठ गई। और कहने का मतलब है एक तरफ पेंशन तो दी नहीं, और पेंशन के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पर भी ये अजगर की तरह फन मारकर बैठ गए। यही काम ये NPS के साथ कर रहे हैं, यही काम ये अन्य पेंशन फंड के साथ कर रहे हैं। तो पेंशन फंड के साथ सरकारों को एक आइडिया मिल गया है कि यार इसमें भी कमाई हो सकती है। जो पेंशन सरकार की जिम्मेवारी थी, जो पेंशन सरकार की जरूरत थी, जो पेंशन लोगों की जरूरत थी, उसको सरकार ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया। EPS इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से EPFO मालामाल हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारों का जो जिम्मेवारी थी उससे भी वो पैसा कमा रहे हैं। सरकार जैसे ये वही हो गया कि माँ बाप आपकी जिम्मेवारी आती है बुढ़ापे में कि माँ बाप की सेवा करें, और आप क्या करो, उनका मकान बेचकर अपने लिए कहीं दिल्ली में फ्लैट ले लो और उनको गली में खड़ा कर दो। ये कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है, उनका माल खा गई और उनको सड़क पे खड़ा कर रही है। ये तो इंसानियत के खिलाफ है। एक परिवार में भी हम अपने माँ बाप की, जब हमारे माँ बाप होते हैं तो हम उनको बुढ़ापे में जब वो असमर्थ हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी उठाते हैं, ना कि उनकी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो ये कहां से सरकारें ये गुण ला रही हैं? सरकारें ये सोच कौन सा IAS बैठा हुआ है, कौन सा ये लॉबी बैठी हुई है जो बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों का हक अधिकार छीन रही है? क्या इसमें बिल्कुल भी मानवता नहीं है? क्या कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है जो पेंशनर के साथ हम लोग कर रहे हैं? सरकार के माँ बाप हैं वो जो पेंशनर हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है। तो ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शेयर मार्केट का सपना दिखा देते हैं बुढ़ापे में कि भाई तुम्हारी पेंशन का पैसा, एक तो तुमसे कंट्रीब्यूशन ले लिया और तुम्हारी पेंशन का पैसा हम उस फंड में जमा कर देंगे, तो उससे बहुत बड़ी वो आएगी, आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो जाएगा। अरे भाई मुनाफा नहीं चाहिए, बुढ़ापे में गारंटी चाहिए कि हमें पैसा मिलता रहे। एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मजबूत बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते कि उससे वो ब्याज वसूलेंगे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरी देखभाल कर ले, उससे ये नहीं चाहते कि मुझे रिटर्न देगा। उसको एक बिजनेस प्लान की तरह अपने बच्चे को नहीं पालते हैं, सिर्फ इतना उससे उम्मीद रखते हैं कि भाई बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। तू खा पी, सरकार को जो पैसा कंट्रीब्यूशन में मिल रहा है खाए पिए ऐश करे, कुछ भी करे, बुढ़ापे में पेंशनर की लाठी बने, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात सरकार को समझ में आनी चाहिए। पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जिस तरीके से परिवार एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। समाधान क्या? बहुत देर बात हो गई, समाधान क्या? बीच में मैंने वीडियो के अंदर भी समाधान बताया, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ समाधान क्या है। समाधान यही है कि सरकार गैर जरूरी पेंशन्स को खत्म करे, गैर जरूरी पेंशन्स को खत्म करके उनको सैलरी में तब्दील करे। सरकार पेंशनर की जो उम्र है, समय सीमा है पेंशन लेने की या नौकरी की समय सीमा, उसको बढ़ाए। जब मोदी जी 75 साल पर काबिल हैं, तो हमारा कर्मचारी भी 60, 65, 70 साल तक उसकी डॉक्टरी जांच कराओ। अगर वो काबिल है, अजीत डोभाल अगर काबिल है, तो ये सारे कर्मचारी काबिल है। ये जब तक काम करना चाहे करें, अपनी मर्जी से छोड़ दें बात अलग है, VRS ले लें बात अलग है, लेकिन अगर वो काम करने के लिए राजी हैं, फिट है, तो उनके एक्सपीरियंस का सरकार को उपयोग करना चाहिए और पेंशन की जगह उनको तनख्वाह देनी चाहिए, तो पेंशन का खर्चा बचेगा। पहली बात तो है और क्या है, कराने की। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या करें। तस्वीर यही है। देखो, नौकरी सबसे निम्न दर्जे का काम होता है। मैं बार बार कहता हूँ, नौकरी और चाकरी गर्ज पड़ी तो करी। हाजी की नौकरी और नाजी का घर। सबसे खराब काम दुनिया में कोई होता है तो नौकरी है। मैं साफ कहता हूँ जो मैं सोचता हूँ। अपना काम करो, जब अपना काम करोगे तो चाहे कम खाओगे, दूसरों के महल से अच्छा अपनी झोपड़ी। तो अपना काम करोगे तो किसी के आगे भीख तो नहीं मांगोगे पेंशन के लिए। अपना काम करोगे, अपना पैसा जोड़ोगे,
पैसे पे कंट्रोल तुम्हारा रहेगा, तुमने कंट्रीब्यूशन दिया सरकार को, सरकार बैठ गई अजगर की तरह जैसे ईपीएफओ बैठ गया है, तो बाद में तो तुम्हारे साथ चीटिंग हो जाएगी। तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, तो नौकरी जैसी व्यवस्थाओं से दूर जितना हो सके रहे। अब मजबूरी है तो करनी है भाई, इतना पैसा नहीं है बिजनेस के लिए और नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप समर्थ हैं तो नौकरी से कन्नी काट लें, क्योंकि नौकरी कोई उत्तम चीज नहीं है। ना तो आपका उसमें चरित्र का ही सदुपयोग हो पाता है, ना ही आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। कोई कितना भी कहे नौकरी, पैसा कितना भी मिल जाए, लेकिन नौकरी यानी नौकरी, तो इसकी गारंटी करो। तो सेल्फ आम लोगों को करना चाहिए, ये करें। लेकिन सबसे अंत में मैं ईपीएस की बात करता हूँ, ईपीएस 95 की बात करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे कि मनोज कितनी बड़ी कथा करता है। लेकिन मैं नीतिगत चेंज की बात कर रहा हूँ, मैं देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ एक देश एक पेंशन, एक देश एक पेंशन। इतनी भांति भांति की पेंशन की जरूरत नहीं, एक जैसा सबको दो, एक जैसा दो, पेंशन एक जैसा दो, सबको एक नजर से देखो। किसी को 250 रुपए और किसी को 2.5 लाख रुपए, अफसर को कुछ, जवान को कुछ, ये भी ठीक नहीं है। नेताओं को ओपीएस और कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस, ये भी ठीक नहीं है। ईपीएस 95 किसी को और किसी को ओपीएस, ये भी ठीक नहीं है। सबको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ, चाहे वो ईपीएस 95 पेंशनर हो, चाहे वो हमारे फौजी हो, चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री के लोग हो, सबको ओपीएस मिलनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर इस देश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेता वही ले रहे हैं। और हमारी पैरामिलिट्री ने तो पहले भी कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए। तो ईपीएस 95 वालों के लिए क्या करें, तो ईपीएस 95 वाले भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करें। फॉर्मूले की बात करें तो लोगों ने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम जब मिलेगी तो उसमें क्या होता है, 50% सैलरी का, 12 महीने की सैलरी का एवरेज निकाल के 50% और डीए इतना तो मिलता ही मिलता है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम मिल गई तो कम से कम सबकी पेंशन इतनी हो जाएगी कि जैसे सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम वाले खुश रह रहे हैं, वैसे ईपीएस 95 वाले भी खुश रहेंगे। तो मैं आज सब ईपीएस 95 वालों से कहना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर कुछ नहीं है। आपको भी उसी की डिमांड करनी चाहिए जिसकी पैरामिलिट्री को भी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करनी चाहिए। सबको ओल्ड पेंशन स्कीम के नीचे आ जाना चाहिए। अब इतनी बात मैंने की ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि भाई ईपीएफओ को स्क्रैप कर देना चाहिए। ईपीएफओ को स्क्रैप कर देना चाहिए और सरकार को उसका अधिग्रहण कर लेना चाहिए। सरकार को उसका अधिग्रहण करके उसका पैसा अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, क्योंकि उस पर बंदरबाट हो रहा है, उसका पता ही नहीं है कि कहाँ खर्चा कर रहा है। तो ईपीएफओ का पैसा सरकार ले ले और सरकार सबको ओल्ड पेंशन स्कीम दे, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स लगा सकती है एक्स्ट्रा। भाई उसको लगता है कि पेंशन में ज्यादा पैसा जा रहा है, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो एम्प्लॉयर से, जो ईपीएस 95 वाले हैं, उनके एम्प्लॉयर पे कुछ और कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकती है, थोड़ा सा उनके हिस्से में डाल सकती है। लेकिन सबको सुरक्षित भविष्य की गारंटी देना सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कम से कम मिनिमम पेंशन, जब तक ये ओपीएस लागू नहीं होता है सभी के लिए, कम से कम ईपीएस 95 की बात कर रहा हूं, मिनिमम पेंशन कम से कम 10,000 हो जानी चाहिए। 10,000 हो जानी चाहिए। मैं आज ईपीएस 95 के लिए कह रहा हूं कि मिनिमम पेंशन 10,000 हो जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मिनिमम पेंशन 10,000 हो जानी चाहिए। और जो नए रिटायर हो जाएं उनको कम से कम मिलनी चाहिए, जो भी पेंशन मिलनी चाहिए वो ओपीएस के तरीके से मिलनी चाहिए, ओपीएस के फॉर्मूले से मिलनी चाहिए। उनको जो मिलनी चाहिए वो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन मिलनी चाहिए, ना कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ले सरकार, कंट्रीब्यूशन की जगह टैक्स लगा दे, या कंट्रीब्यूशन भी ले तो एम्प्लॉयर से ले, खुद दे, उससे एम्प्लॉय का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसे डिफाइंड पेंशन मिलनी चाहिए और ये सबको मिलनी चाहिए। ये पैरामिलिट्री को मिलनी चाहिए, ये सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए, ये प्राइवेट कर्मचारी को मिलनी चाहिए। ओपीएस इज द बेस्ट, वन नेशन वन पेंशन। इसी संदेश के साथ मैं मनोज राजी, जय हिंद, जय भारत।